नमस्कार मित्रों। आज हिंदी साहित्य में सुनिए प्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी पुनरावृत्ति। प्रस्तुत है उषा जी की कहानी पुनरावृत्ति। जागने के बाद भी भयंकर आतंक बना रहा। वो सब घट चुका था, फिर भी उसकी पुनरावृत्ति मन में बार बार होती रही। एक तीखी दारुण पीड़ा, कुर्सी से गिरने से पहले एकदम अंधकार। हाथ कुछ थामने को बढ़े, पर उन्होंने कुछ पकड़ भी पाया या नहीं, इससे पहले ही अचेतावस्था। आश्चर्य है, उस क्षण में उन्हें बच्चों का ख्याल, अधूरा पड़ा हुआ काम या पूरा जीवन, किसी का भी ख्याल नहीं आया। वो तो निमिष मात्र था, उसे पीड़ा ने निगल लिया था। बाकी कहानी तो चिरंतन ने बाद में सुनी। कैसे वो धड़ाम से नीचे गिर गए, मूर्छा में। आवाज़ सुनकर बगल में कमरे से सेक्रेटरी दौड़ी आई। फ़ौरन उसने आपातकालीन नंबर मिलाकर एम्बुलेंस भेजने को कहा। जब तक एम्बुलेंस आए इमारत के सुपरवाइज़र ईथन ने फर्स्ट एड उपचार शुरू कर दिया। यद्यपि ये दिल का दौरा पहला था और जानलेवा भी हो सकता था अगर तुरंत उपचार की व्यवस्था न हुई होती तो। दौरा 2 घंटे के भीतर ही घातक होता है। बच गए, चिरंतन ने बार बार अपने को समझाना चाहा, और तब अस्पताल के साफ सुथरे वातानुकूलित कमरे में लेटे लेटे पहली बार सोचा, क्यों बच गए? अभी तो 40 पार किया है। शायद पत्नी और बच्चों का भाग्य होगा, या अभी जीवन में कुछ और उपलब्ध होना बाकी है क्या? उनके शिथिल हाथ सफ़ेद चादर पर निस्पंद पड़े रहे। मन में एक तसल्ली थी कि बच गए, पर साथ ही साथ दिल धड़का कि फिर कभी ऐसा हुआ और यहाँ जैसी सुविधा न हुई तो क्या होगा? मर जाएंगे। पर क्या इतना आसान है मर जाना? प्राण आसानी से नहीं जाते। मौत के इतने निकट जाकर क्या कभी वो ये अनुभव भूल सकेंगे? बच गए, और तब एक आह्लाद की लहर शरीर में दौड़ गई। हाँ, भाग्य ही कहना चाहिए, नहीं तो अभी किया ही क्या था। पुरानी हवेली ढह रही थी। लड़के बच्चे सब स्कूल कॉलेजों में ही थे। कोई लड़का ठिकाने से नहीं लगा था। किसी लड़की की ब्याह शादी की भी नहीं सोची थी। सब छोटे छोटे तो थे ही। कितनी जिम्मेदारियां सिर्फ उन्हीं पर थीं। यद्यपि 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। चिरंतन के शिथिल हाथ भकाभक सफ़ेद चादर पर पड़े रहे। घर और बाहर की जिम्मेदारियों की याद आते ही एक बार फिर सांस रुकने लगी। ऐसा लगा कि एक शिकंजा फिर उनके दिल को गिरफ्त में ले लेगा। नहीं, कुछ और सोचो, सुखद। मुंदती आंखों के आगे सुनहले बालों की एक झलक, और नींबू के फूल वाले शैम्पू की गंध लपेटे किसकी महक थी? क्या वो विवियन थी, सेक्रेटरी जो रोज आती थी, फूलों के गुलदस्ते और उजली मुस्कान लिए हुए? पर उसके बाल तो सुनहले नहीं थे। फिर चिरंतन को अपने बीच में रुक गई पुस्तक का ख्याल आ गया। फिर भारत में अपने विद्यार्थियों के एक हुजूम का, और अपनी 3 बेटियों का, जो छींटदार सलवार कुर्तों और लहरिया चुन्नियों में धीरे धीरे कदम रखती, आंखें नीचे झुकाए स्कूल जाती थीं। अपनी पत्नी का, जो कई सालों से कत्थई ऊन का वही स्वेटर बुन रही थी। बुनती थी और फिर सारा उधेड़ देती थी, फिर फंदे डालती थी और फिर नए सिरे से शुरुआत करती थी। एक एक करके वो परिवार के हर एक सदस्य के नाम से बुना जा चुका था, पर पहनना किसी को नसीब नहीं हुआ था। पुरातत्वी खुदाइयाँ और अन्वेषण, आलेख निमंत्रण, आधी पुस्तकें, संग्रहालय के लिए ढेरों चीज़ें, ये सब उसके स्वस्थ होने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी कितना काम बाकी है। क्या मालूम था कि ये अपनी मशीन ही थक जाएगी। बरसों बरसों धड़कता है दिल, बस एक दिन अकस्मात चुप। ये कोई बात हुई? ना कोई चेतावनी, ना कोई पूर्व सूचना। सुबह से भारी भारी महसूस कर रहे थे, पर पढ़ाने चले ही आए थे, और अच्छा ही हुआ, नहीं तो अकेले फ्लैट में कौन देखने सुनने वाला था। चिरंतन की दृष्टि बार बार पास रखी मशीन पर चली जाती थी, जहां उनके दिल की धड़कन एक छोटी सी आवाज़ के साथ रिकॉर्ड होती रहती थी। अगर अगले किसी क्षण ये रुक जाए तो। शाम वाली डॉक्टर सुंदर थी। जब वो कमरे में आई और उसके पलंग के पास आकर खड़ी हुई, तो चिरंतन को लगा कि डॉक्टर के ही बालों की झलक और महक का ही अक्स उनके अवचेतन में रहा होगा।
उसके जाने के बाद उनके ख्याल फिर दिल की ओर चले गए। दिल की धड़कनें और चुप हो जाने पर नहीं, बल्कि जिस दिल को लेकर हजारों गज़लें और गीत गाए जा चुके हैं, जो मिलते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, दिए जाते हैं, चुराए जाते हैं। चिरंतन स्वयं अच्छा गा लेते थे, पर उस समय उनके मन में वो गुनगुनाहट गूंजने लगी जो हर समय उनकी सबसे बड़ी बेटी के होठों पर रहती थी। दिल दीवाना बिन सजना के, या फिर दर्दे दिल दर्दे जिगर सहते रहें। उस समय चिरंतन के मन में उस बेटी के लिए बहुत ममत्व जाग उठा। न जाने कब वो सो गए। नर्स ने जब उन्हें दवाइयाँ देने के लिए जगाया तो वो चौंक पड़े। आप आज अच्छा सोए, उसने कहा। चिरंतन ने उसकी यूनिफॉर्म पर लगे नाम के बिल्ले को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, शैरन, दवा का समय हो गया क्या? शैरॉन, नर्स ने कहा, मेरा नाम शैरॉन है। आज आपसे कोई मिलने नहीं आया? इससे पहले वो इंटेंसिव केयर में थे, जहाँ केवल निकट संबंधी ही आ सकते थे। यहाँ ऐसा कोई न था निकट संबंधी जो कि मिलने आता। घर पर इतला देने को उन्होंने मना कर दिया था। शहर में कुछ लोगों से पहचान थी। विद्यार्थी, सहयोगी दूर से हाल पूछ लेने की रीति पूरी कर देते थे। भारतीय विद्यार्थी यूनियन का प्रेसिडेंट कई दिन आया था। सूप के 2-4 चम्मच लेकर चिरंतन ने ट्रे हटा दी। आदत थी परत के परत शुद्ध घी में डूबे हुए पूरी पराठे की, तरातर मांस मछली की, चटपटी मुर्गी और तड़के वाले दाल की। सब कुछ गया। घी मक्खन एकदम बंद। बस उबली सब्जियां, सूखी रोटी, सादी दाल, ऊपर से रोज़ रोज़ कसरत करो और स्ट्रेस घटाने के लिए मेडिटेशन। इस वक्त एक ठंडी बियर और एक कसे कसे शरीर वाली स्त्री के लिए क्या नहीं दे सकते, ख़ास तौर से अगर वो स्त्री शाम वाली नक्सड़ी डॉक्टर हो तो और भी। हर बार जब वो उन पर झुकती है उसके बाल सहलाने का मन होता है। डॉक्टर अलीशिया एंडरसन, नाम उनके होठों पर हिलगा हुआ है। सामने ठंडे होते हुए सूप, फलों के सलाद की ट्रे है। पीने को 7 अप। बस वो अस्पताली गाउन पर अस्पताली कंबल ओढ़ लेते हैं और धीरे से लेट जाते हैं। खाने के बाद अस्पताल का अपना एक रूटीन है। धीरे धीरे आहटें कम होती जाती हैं, गलियारे शांत हो जाते हैं, नर्सें अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। बस मशीनें चलती रहती हैं और उनसे जुड़े पेशेंट धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं। मैं ठीक हो जाने पर आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आपको खाने पर ले जाना चाहूँगा डॉक्टर। कितनी बार सोचते रहने पर भी ये शब्द उच्चारित नहीं हो पाते। वो चिढ़ ना जाए। चिरंतन अंधेरे में पड़े पड़े सोचते हैं। इससे पहले तो कभी ऐसी झिझक नहीं अनुभव की। शायद इसलिए कि वो डॉक्टर है और वो पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता ही ऐसा है कि वो डेट नहीं करते, या फिर उसके विदेशी होने का अजनबीपन तो नहीं। चिरंतन जानते हैं कि ये दोनों कारण डॉक्टर अलीशिया को लेकर नहीं हैं। प्रोफेसर और विद्यार्थी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। एक सत्र के लिए विजिटर होकर आने पर वो पुरुष व स्त्री के बीच के व्यवहार को तुरंत समझ गए। फैकल्टी हैंडबुक में सफ़े के सफ़े इस विषय पर थे और एक वरिष्ठ सहयोगी हाल में ही एक छात्रा की शिकायत पर जल्दी रिटायर कर दिए गए थे। तब फिर चिरंतन जानते हैं कि अलीशिया केवल डॉक्टर होने के नाते ही औपचारिक नहीं है। उसका व्यवहार दूर का ठंडा है। वो ठंडी है, बर्फ़ की तरह। सीधे सपाट देखती है, बात करती है, हाल पूछती है, दवाएं कम बढ़ करती है। उसके लिए वो केवल एक पेशेंट है, पुरुष नहीं। कभी कभी इस बात से उन्हें चिढ़ हो उठती है। वो चाहते हैं कि वो भर आँख उन्हें देखे और समझे कि चिरंतन को कभी भी इसकी कमी नहीं महसूस हुई। कभी उन्हें किसी के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा। क्या चेहरे की बनत थी या पद की गरिमा? बाल बच्चों की कचकच, पत्नी की एक रास्ता को दूर करने के लिए कोई ना कोई जीवन में मौजूद ही रहता था। चाहे फाइल पकड़े हंसती शर्माती आह्लादित अपराजिता, अन्विता, अनन्या या अपर्णा हुई, या साइट के सर्किट हाउस की सुखमी जो बाद में खानसामा के साथ भाग गई। जैसे अनायास, अनिर्धारित ये सब प्रारंभ होता था, वैसे ही अकस्मात अंत भी हो जाता था। अन्विता की जगह अपर्णा ले लेती थी और अपर्णा के बाद अनन्या। घर में पत्नी बैठी बैठी स्वेटर बुना करती थी और चिरंतन के जीवन में एक दूसरी धारा भी बहती रहती थी। कोई एक रात, कोई सप्ताहांत, कोई 2 हफ्ते,
पूर्ण समर्पण और प्यार से वो जल्दी ही ऊब जाते थे, पर कभी कभी कोई अधिक समय के लिए बांध भी लेता था, जैसे उनकी अध्यक्षता में एमफिल करती मधुलिका। पर अब उतनी हाथापाई करने का दम कहाँ रहेगा। अब तो चिरंतन अपनी स्टडी में जमकर बैठेंगे, अपनी अधूरी पुस्तकें पूरी करेंगे, नाम करेंगे, प्रशस्ति पत्र, सम्मान और पुरस्कार बटोरेंगे। गए वो सब नमकीन चेहरे, वो थरथराते समर्पण, सर्वांग तोष की चीखें। अपने कसे कसाए शरीर पर कितना गर्व था। 3 दिन में बुढ़ा गया। फिर भी उन दिनों की याद करके अच्छा अच्छा लगा। अपने कहे वाक्य हवा में टंगे रहे। तुम प्यार करते समय बेहद खूबसूरत लगने लगती हो। कितनी चिकनी है तुम्हारी त्वचा, जैसे असली रेशम। मालूम है तुम्हारे शरीर पर क्या फबता है? मैं, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी हंसी की खनक यहाँ रची बसी रहती है। मौके मौके पर बहुत सच्चाई और सादेपन से वो यही वाक्य हर किसी को दोहराया करते थे। कभी किसी ने उन्हें झूठा नहीं कहा, चाहे मधुलिका, मंजूलिका या अवंतिका जैसे नामों की छात्राएं हों, चाहे डीन या वाइस चांसलर की बीवी। कभी कभी उन्हें ताज्जुब होता था कि समझदार से समझदार या विदुषी स्त्रियां भी तब सच और झूठ में फ़र्क नहीं बता पाती थीं, या फिर वही सब सच जानना चाहती थीं जो चिरंतन कह रहे होते थे। अपनी बारी पर वो क्या स्वयं सच बोलती थीं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। कितने अच्छे प्रेमी हो तुम। काश मेरा पति रवि या राहुल, आशीष या अनिल तुमसे ये टेक्निक सीख सकता। जल रहे हो क्या? पति तो जायज है ना, उसके अतिरिक्त बस तुम ही तुम हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर उठकर कपड़े पहन रहे चिरंतन हंस देते थे, वही सम्मोहन भरी हंसी। और उनके मन में उस निर्वस्त्रा लज्जाहीन स्त्री के प्रति वितृष्णा भर उठती। बरामदे की सीढ़ियाँ उतरते हुए वो उसे भद्दी और गंदी गालियाँ देने लगते, परंतु इससे उनकी पकड़ कम नहीं होती। और अगली बार वो उसके घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पाते कि उस वितृष्णा की जगह उनके अंदर एक नई उत्कंठा जाग उठी है। फिर वही बातें, वही झूठ सच, लपटा झपटी, खींच पकड़। चाहे हड़प्पा हो या हस्तिनापुर, नालंदा हो या तक्षशिला, बरकले हो या कोलंबिया, हर स्थान पर अतृप्त भूखी स्त्रियों की कभी कमी नहीं, जो चंद मिनटों या घंटों या एक रात प्यार और रस में लिपटे कुछ टुकड़ों पर ही तुष्ट हो जाती हैं और बनी रहती हैं उम्र भर कृतज्ञ। कैसी होती हैं ऐसी स्त्रियां? घर गृहस्थी, पति बच्चे होते हुए भी ये सब उन्हें नहीं बांध पाता। उधर है उनकी पत्नी, केवल उनके प्रति समर्पिता। 15-16 साल से लेकर अब तक ये बात उन्हें हर समय बड़ा सुख, बड़ा संतोष देती है। और अब अस्पताल के अंधेरे अंधेरे से कमरे में वो उसके बारे में सोचने लगे। विवाह के समय छोटी सी थी, शर्मीली, अनुभवी, एकदम भग्ग गोरी। हंसती थी तो बड़े बड़े दांत दिखने लगते थे, इसलिए वो हंसती कम थी, बस सिर झुकाकर मुस्कुराया करती थी। खूब खूब रौंदा कुचला था उसे। क्या उम्र थी अपनी, 24-25 साल की उम्र में जैसे हर वक्त नशा सा चढ़ा रहता था। घर में बूढ़ी माँ थी, भाभियाँ, नौकर चाकर, संदीपनी को समय ही समय था। वो हमेशा चुपचाप चली आया करती थी, कभी ना नहीं की उसने। एक ठाकुर परिवार की सामान्य सी लड़की, सामान्य सी आकांक्षाएं। बात भी करती थी तो बड़ी भाभी के जुगनुओं की, मंजली की भारी करधनी की, और अपने सोने के पायल जो उसने विवाह पर पहने तो उतारे ही नहीं। चिरंतन की थीसिस के पन्नों पर धूल जमने लगी। लगता था कि उनकी अपनी संदीपनी पर ही सारी चाहत, सारी प्यास टिकी हुई है, और वो थी कि उसने कभी अपनी मर्यादाओं से बाहर निकलना ही नहीं चाहा। वो भाभी की ठिठुलियों पर सिर झुकाकर मुस्कुराया करती थी। माँ की सख्ती और डांट टपट वैसे ही सब सह लेती थी। संदीपनी, जिसने साल के साल बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक 3 बेटे, फिर 3 बेटियां, और अंत में जुड़वां बच्चों की जोड़ी, जिनकी मृत्यु कुछ ही दिन बाद हो गई। और 7वें प्रसव के बाद संदीपनी पागल हो गई थी। वो प्रसंग याद आते ही चिरंतन एकाएक चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब रात भर नींद नहीं आएगी। वही सब आंखों के आगे फिल्म के रील की तरह, पैर में गड़े कांटे की तरह त्रास देता रहेगा। नर्स, उन्होंने घबरा कर कहा, मुझे सोने के लिए दवा चाहिए।
संदीपनी को किसी प्रकार का दुख है और वह इतना इतना गहरा होगा, इसका अंदाज कैसे होता। पूरे घर में उसका रुदन गूंजता रहता था। वो ना नहाती थी ना सिर गुथवाती थी, बस बैठे बैठे रोया करती थी। माँ कहती थी कि ये सब प्रपंच है, दिखावा है, बच्चों के घर में उत्तरायण पड़ी है, ईश्वर की कृपा से 6-6 हंस खेल रहे हैं। फिर भी चिरंतन को लगा माँ ठीक कहती हैं। वो हमेशा कहती थी संदीपनी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, और अभी कौन उम्र निकल गई जहाँ नया बच्चा पेट में आया ठीक हो जाएगी। इसी बीच में नाइन से सिर ठुकवा ले, तेल डलवा ले, दिमाग में खुशकी हो गई है। वो माँ से कैसे कहते कि वो तो हाथ ही नहीं लगाने देती थी। एक दिन हलवाहा घबराया हुआ आया और बताया कि गौशाला में बहू जी शरीर उघाड़े सोई पड़ी हैं। वो एक कोहरा भरी जाड़ों की सुबह थी। चिरंतन ने शॉल खींचकर अपने पर डाली। शरीर के अंदर में जहाँ संदीपनी ने खटोलिया पर अकेले सोना शुरू कर दिया था, अंधेरा था। वैसे तो सारे बच्चे वहीं आसपास सोते थे, इस समय गहरी खेल की नींद में डूबे हुए थे। चिरंतन गौशाला में पुआल पर पड़ी संदीपनी को देखते रह गए, एकदम जड़ अवाक। उसके केश खुले और अस्त व्यस्त थे, साड़ी अलग थी, शरीर पर केवल एक पेटीकोट था, वो भी टांगों से बहुत ऊपर। ब्लाउज चिंदी चिंदी झूल रही थी, बाहों में अटकी हुई। हलवाहा बाहर ही रुक गया। उसने अभी गाय खोली भी नहीं थी, वो चुपचाप खड़ी थी, निशब्द, और बीच में संदीपनी पड़ी थी। सचमुच पागल। चिरंतन ने शॉल से संदीपनी को ढक दिया। उसकी आंखें फटाक से खुल गईं और उसने अपने ऊपर चिरंतन को देखकर चीखें मारनी शुरू कर दीं। हटाओ हटाओ। उसके हाथ अपने शरीर को नोचने लगे, जैसे किसी चिपकी हुई वस्तु को दूर करना चाह रही हो। चिरंतन उसे पकड़कर अंदर लाए। तब तक सारे घर में जगार हो गई थी। वो चीखे जा रही थी और अपने को नोच रही थी, बराबर हटाओ हटाओ की धुन के साथ। फिर उसने धड़ाधड़ चिरंतन की छाती में मुक्के मारने शुरू कर दिए। तब तक घर की स्त्रियों ने आकर उसके हाथ पकड़ लिए और अंदर ले गईं। चिरंतन धम्म से चारपाई पर गिर पड़े। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया कि संदीपनी सचमुच पागल हो गई है, पूरी तरह विक्षिप्त। अब क्या किया जाए? कैसे किसी मानसिक रोगों के डॉक्टर के साथ संपर्क किया जाए? क्या इलाज हो? कौन देखे इन बच्चों की लाइन डोरी को? ये सब क्यों और कैसे हो गया? कितनी संतुष्ट और शांत स्वभाव की थी संदीपनी, ऐसा क्या टूट गया उसके अंदर और क्यों? चिरंतन सारे दिन विषादग्रस्त और चिंतित बैठे रहे। बीच बीच में संदीपनी की चीखें सुनाई पड़ती थीं। उसके बाद घर में फिर एक रहस्य भरी चुप्पी छा जाती थी। तीसरे पहर तक संदीपनी के दोनों भाई आ पहुँचे। इस बीच घर के पिछले दरवाजे से लोगों का आना जाना लगा रहा था। संदीपनी को भूत प्रेत की बाधा है और इसका इलाज वही लोग करवाएंगे। एक बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं, उनकी बहुत मान्यता है। चिरंतन ने अविश्वास से सुना। घर में सबका यही विचार था कि संदीपनी को मैं बाल बच्चों भाइयों के साथ भेज देना चाहिए। यहाँ तो काबू में आती ही नहीं। भाभी और माँ एक दिन में ही पस्त हो गई थी। चिरंतन कुछ कह सकें, कुछ निश्चय ले पाएँ, इससे पहले ही भाइयों ने संदीपनी को उठाकर ज़बरदस्ती टैक्सी में ठूंसा और ले गए। आप फिक्र ना करें। सुनिए तो, रुकिए तो, चिंतन ने कहना चाहा, पर आगे कुछ कहें उन्हें उत्तर मिला, आप बिल्कुल चिंता न करें। चिरंतन ने हठपूर्वक टैक्सी का दरवाज़ा पकड़ लिया। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि इन्हें मिर्चों की धुनी वगैरह लगे, मारा पीटा जाए। हमारे मौलाना ओझाओं की तरह नहीं हैं, छोटे साले ने कहा। इसी बीच संदीपनी ने चिरंतन का नाम लेकर एक फूहड़ गाली दी और चिरंतन का हाथ अपने आप टैक्सी से हट गया। उन्हें लग रहा था कि बात उनके हाथ से निकल गई है। उन्हें स्वयं भी पता नहीं था कि कैसे संभालें, कहाँ से सिरा पकड़ें। बार बार अपना मांस नोचती, कपड़े शरीर से अलग करती हुई, शरीर से चिपकी किसी गंदगी को दूर करती विक्षिप्त संदीपनी का चित्र आंखों के आगे टंगा रह गया। संदीपनी क्यों पागल हो गई? चिरंतन इस सोच में डूबे रहे। वो बार बार अपने चारों ओर दृष्टि डालते, पर उनका प्रश्न जैसे दीवारों, पेड़ों, तार पर सूखते कपड़ों से उलझ जाता। फुलवारी में चटक धूप फैली रहती और बेतरतीब खड़े पेड़ पौधे अपने अपने स्वभाव के अनुसार फूलते और सूखते रहते। बहुत लाड़ प्यार मिला था संदीपनी को, चिरंतन की पत्नी होने के नाते। माँ कभी कभार तेज बोल देती थी, पर वो तो परिवार की सभी स्त्रियों को झेलना पड़ता था।
3 बेटे 3 बेटियां। ठीक है, वो उसके लिए घर से बाहर ज़्यादा ना कर सके थे, पर जो था उसी का तो था। संदीपनी क्यों पागल हो गई? क्या ऐसा गलीज अनुवांछित उसकी देह से चिपक गया कि वो खुरच खुरच कर अपनी खाल को ही मांस से अलग कर देना चाहती थी? वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कभी अंदर जाते, कभी बाहर। एक अधूरा लेख पूरा करने की चेष्टा की, पर खाली कागज़ों को वो देर तक बैठे बैठे घूरते रहे। घर में वही आवाज़ें थीं रोज़ की, पानी के पंप का चलना, बाल्टियों की खनक, माँ के अस्पष्ट आदेश, फल सब्जी वालों की पुकारें, लोगों का आना जाना। चिरंतन सुनते रहे और खोए रहे। संदीपनी का पागलपन एक बौद्धिक चुनौती सा बन गया था। वो फिर उठे और पहली बार किसी से कहे सुने बगैर वो ससुराल पहुंच गए। बच्चे बरामदे में खेल रहे थे। उन्हें देखते ही दद्दू आ गए, दद्दू आ गए कहकर चहकने लगे। अंदर से बड़े साले निकले और चिरंतन को देखकर अचकचा गए। उन्हें बैठाया गया, अंदर खबर लेकर गए। माँ कैसी है? उन्होंने बड़े बेटे से पूछा। उसका चेहरा एकदम लटक गया। बहुत चिल्लाती है, हमें देखते ही मारने दौड़ती है। चिरंतन के कलेजे में कुछ ठक सा लगा। थोड़ी देर में गुलाबी साड़ी से सिर ढके सास आईं। किसी मेम का साया है? मेम का? चिरंतन चौंक पड़े। हाँ, कोई मेम लग गई है, इलाज चल रहा है। चिरंतन निर्वाक। उन्हें ये सब फालतू और बेकार सा लगा। डॉक्टर को नहीं दिखाया? उन्होंने हल्के से पूछा। डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, मौलाना के पास ले गए थे, तब से कुछ आराम है। कितने दिन लगेंगे? क्या मालूम, बहुत ज़बरदस्त साया है। संदीपनी सारे दिन सोती रही। चिरंतन इंतज़ार करते रहे। शाम को घर भी लौटना था, किसी से कहकर आए नहीं थे। वो शाम को जागी, सुस्त लगी। उसके बाल बनाकर, साड़ी बदलवा कर सलहज प्रतिभा जी उसे चिरंतन के पास छोड़ गईं। वो बैठक के दरवाजे पर सिमटी सी खड़ी रही। वो अभी भी नववधू सी लगी। कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने स्वर को भरसक मुलायम करते हुए पूछा। वो अपने में और सिमट गई। चिरंतन उठे और पास जाकर खड़े हो गए। आओ बैठो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तब उसने सिर उठाकर चिरंतन को पूरी दृष्टि मिलाकर देखा। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, दहकते अंगार जैसी। वो कुछ क्षणों को एकदम अवाक रह गए और असहाय से उसे देखते रहे। उसके घुंघराले बालों की कुछ लटें माथे पर चिपक आई थीं। उसके होंठ अधखुले थे। उसके चेहरे पर आवेश था या विक्षिप्तता, पर उस क्षण वो उन्हें अपूर्व सुंदरी लगी। आओ बैठो, कहते हुए चिरंतन ने उसकी बाँह पकड़कर बैठाना चाहा। संदीपनी ने एक चीख मारी। मुझे मत छुओ हरामी, मैं सैली नहीं हूँ, और वो दौड़कर कमरे से निकल गई। चिरंतन को जैसे चांटा लगा। सैली? संदीपनी सैली के बारे में कैसे जान गई? वो तखत पर बैठ गए। ये सैली सैली क्या कहती रहती है? प्रतिभा जी ने पूछा। आपको कुछ मालूम है? कोई मरी हुई मेम है क्या? चिरंतन कुछ कह न सके, केवल सिर भर हिलाया। शाम की गाड़ी से वो वापस लौट आए। घर के लोग उनके अकस्मात आने जाने के आदी थे। उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया। अपनी बाहर वाली स्टडी में बैठकर खाली पेट पीते रहे। वो जैसलमेर गई थी, लौट कर आऊँगी कहकर गई थी। तुमसे दूर रहा ही नहीं जाता। वो हंसने लगी थी, मगर वो लौटी नहीं। चिरंतन ने कुछ दिनों इंतज़ार किया, सोचते रहे उसके बारे में लगातार, पर जैसे राजस्थान ने उसे लील लिया था। फिर वो साइट पर चले गए थे। उसे कोई और मिल गया क्या, या वो उनसे बिना मिले ही वापस लौट गई थी? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे बिना किसी से कुछ कहे वो उसके इंतज़ार में रहे। वो इंतज़ार भी एक दिन ख़त्म हो गया। मधुलिका एक शाम मिलने आई थी। कुछ प्रश्न थे उसके। पानी बरसने लगा था, ऐसा कि रुका ही नहीं। सर्किट हाउस में चिरंतन अकेले थे। मधुलिका ठहर गई। सुबह तड़के ही उसे बस पकड़नी थी। वो कब उठी और चली गई उन्हें पता ही नहीं चला। जागे तो कमरे में मधुलिका नहीं थी। उसके कागज़ों का पुलिंदा और छतरी भी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि वो फिर आएगी। बस से 1.5 घंटे का ही तो रास्ता था। उसे एमफिल भी तो पूरा करना था। शनिवार को चिरंतन थके थकाए लौटे तो मधुलिका उनका इंतज़ार करती हुई बैठी मिली। मधुलिका के सो जाने पर वो सैली के बारे में सोच उठे। कितनी शांत सोती थी वो, सीधे सतर सपाट, न करवट बदलना न रात में उठना। सुबह जगाने पर उसकी आंखें एकदम पारदर्शी सी लगती। तुम हो अभी भी? क्या तुम्हें संदेह था? हाँ भी,
नहीं भी। वो उठकर बैठ गई, लंबी लंबी बाहों के दायरे में घुटनों को लपेटे हुए। संदेह क्यों था? चिरंतन ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। सैली ने उठकर सिगरेट सुलगाया, उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। पर्दा खींचकर उसने बाहर झांका। वो एक पहाड़ की सुबह थी, धुली और निखरी, एकदम सैली की तरह। क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए सैली हूँ, बस एक पागल सी लड़की सैली। चिरंतन आगे कुछ न कह सके। सैली शायद ठीक ही कह रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और बहरा चाय लेकर अंदर आया। दस्तक के साथ ही सैली अपने आप संलग्न गुसलखाने की ओट में हो गई थी। हालांकि सैली हर वक्त उनके साथ रहती है, ये बात किसी से भी छिपी नहीं थी, फिर भी एक आवरण तो रखना ही था। उस सुबह सैली की आंखें एकदम नीली थीं, एक ठंडे पानी की झील की तरह। मैं सोच रही थी, उसने चाय के एक घूंट के बाद कहा। वो बिस्कुट कुतर रही थी, एक चिड़िया की तरह। मैं सोच रही थी कि तुम्हें उससे अलग करने में क्या प्रयास करना होगा। किससे? चिरंतन ने समझकर भी अनजान बनने की कोशिश की। उसी से, तुम्हारी भारतीय पत्नी से। क्या मैं उससे जाकर सब कुछ कह दूं? क्या तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं करते? चिरंतन चुप। सैली के साथ जीवन पर्यंत रहने की कल्पना सुखद थी, मादक भी। लंबी दुबली पतली सैली जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसकी त्वचा सुनहली और चिकनी थी और जिसके बाल पके हुए गेहुआ रंग के थे और हर वक्त उसके चेहरे पर गिरे रहते थे। जब कभी वो बाल इकट्ठा करके पीछे बांध लेती तो उसके छोटे छोटे सुंदर कान दिखने लगते थे, जिसके लवों में छेद नहीं थे। वो साइड पर जीन्स पहनती थी और बिना बाहों की बनियान, जिसके नीचे वो कुछ नहीं पहनती थी, और उसके कुचाग्र स्पष्ट दिखते रहते थे। प्रारंभ में चिरंतन ने सभी विदेशी छात्रों को नियम बता दिए थे, परंतु पहनावे के बारे में कुछ कहने का उनका ध्यान नहीं गया था। साइट पर तरह तरह के लोग रहते थे, खुदाई करने वाले मजदूर, फालतू दर्शक, पुरातत्व विभाग के लोग और उनके अपने छात्र। सैली निसंकोच भाव से अपने समूह के विद्यार्थियों के साथ काम करती। गर्मी पड़ने पर एक दिन जब वो दिखाई दी तो वो बेतरह छोटे शॉर्ट्स पहने हुए थी। चिरंतन ने उसे दफ्तर में बुलाया। वो सहज भाव से आकर खड़ी हो गई। उनकी समझ में नहीं आया कि वो बात कहाँ से शुरू करें। तुम भारत में हो सैली, और हमारे पोशाक के बारे में कुछ कायदे कानून हैं। वो सुनती रही बिना कुछ कहे। चिरंतन को पहली बार आभास हुआ कि सैली एक खूबसूरत लड़की है। उसने आते हुए दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया था और अब वो उन्हें सीधे ताक रही थी, एक चुनौती सी देती हुई, अपनी जवानी और सुंदरता को ठीक उनके सामने सजाए हुए। चिरंतन को वो सब एक सपने में घटा सा लगा। उन्हें ठीक से घटनाओं के क्रम याद नहीं, सिर्फ ये याद रहा कि उन्हें एक तीव्र अदम्य इच्छा ने जकड़ लिया। सैली के होंठ भीगे भीगे थे और उसकी पटुता से चिरंतन उस स्वप्नावस्था में भी प्रभावित हो गए थे। उस समय उन्हें संदीपनी या बच्चों का एक बार भी ख्याल नहीं आया। 6 सप्ताह बाद उसके साथ के विद्यार्थियों के लौट जाने पर भी सैली पीछे रह गई। उसने चिरंतन को भरपूर उलझाए और सराबोर रखा। बरसात आने पर जब काम बंद हुआ और चिरंतन वापस आए तभी वो आई और एक कमरे का फ्लैट लेकर उसी शहर में रहने लगी। उसी यही एक रट थी, मैरी मी चीरू, मैरी मी। और वो कहते, कैसे? उसे कह दो ना अपनी पत्नी से, ये पश्चिम नहीं है। वो सचमुच उन्हें चाहती थी, इसका चिरंतन को पूरा विश्वास था, पर वो संदीपनी और बच्चों से कैसे बंधे थे इसका उसे अंदाज नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे और चिरंतन की व्यस्तताएं उनके बार बार मिलने में रुकावटें डालने लगीं, सैली कहने लगी, वो मर जाएगी। चिरंतन ने कहा, तुम बहुत मजबूत हो, तुम झेल लोगी। सैली के गालों पर 2 आंसू लुढ़क आए। चिरंतन घबरा उठे। उन्होंने कभी सैली को रोते हुए नहीं देखा था और उनसे ये बर्दाश्त भी नहीं हुआ। उन्होंने सैली को बाहों में घेर लिया। तुम अभी छोटी हो सैली, तुम भारत से जल्दी ही उब जाओगी। तुमने देखी नहीं है यहाँ की गर्मी और बरसात। तुम केवल तुम चीरू, छोड़ दो सब कुछ मेरे लिए। उसे हल्के से अलग करते हुए चिरंतन ने कहा, तुम जानती हो ये संभव नहीं है। सैली ने कुर्सी पर पड़ा अपना बड़ा सा हैंडबैग उठाया और उनकी ओर बिना देखे बाहर निकल गई। उसने गेट खोला और बंद किया। उस ठक में एक इति सी थी, पर चिरंतन को विश्वास नहीं हुआ कि वो लौट कर नहीं आएगी। नहीं, उन्हें सैली से प्यार नहीं था, मगर फिर दिन इतने खोखले और बेमानी से क्यों हो गए थे?
उनका मन कहीं क्यों नहीं लगता था, और उसके बालों से उभरती नींबू के फूलों की सुगंध क्यों दिल दिमाग में समाई हुई थी। चपरासी उनका पुर्जा लेकर लौट आया था। मेम साहब अभी जैसलमेर से नहीं लौटी हैं। पर सैली को राजस्थान निकल गया था। वो तो चिरंतन के बिना रह नहीं सकती थी, पर कहाँ ढूंढे उसे। मधुलिका सूती साड़ी रात को ही तहाकर कुर्सी के पीछे लटका देती थी, जिससे भोर में पहनकर बस पकड़ सके। वो मधुलिका को उसी पगडंडी से नीचे उतरता देखते रहे। वही पहाड़ की सुबह थी, उनका वही कमरा था और संलग्न ऑफिस। उन्हें एकाएक लगा कि ये सब पहले भी घटित हो चुका है। पंक्ति की पंक्ति स्त्रियां उनके बिस्तर से उठी हैं और पगडंडी से नीचे उतर गई हैं, पर उन्होंने उन स्त्रियों को भोगा जरूर हो, प्यार किसी से नहीं किया है। ये सब क्या सिर्फ उन्हीं के साथ घटित होता है? वो सोचने लगे। या अधिकतर विवाहित पुरुष उन्हीं की तरह परिवार और विवाह के साथ साथ एक समानांतर जीवन व्यतीत करते हैं। पगडंडी से तो सिर्फ मधुलिका उतर कर गई। पंक्ति की पंक्ति स्त्रियां शायद उनकी सुखद कल्पना है। मधुलिका अभी पढ़ाती है, 23-24 वर्षों की लबालब भरी युवती। वो भविष्य में किसी संभावित पति के लिए अपने को बचाकर नहीं रखना चाहती। वो क्षण में जीना चाहती है। एक बार उन्होंने पूछ ही लिया, मधुलिका, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं एक इज्जतदार विवाहित पुरुष हूँ, साधारण सा। आप साधारण नहीं हैं, मधुलिका ने कहा। आप एक मेधावी, जीवंत और कोमल से व्यक्ति हैं। आपके साथ मुझे अच्छा लगता है, बस मेरे लिए यही पर्याप्त है। दर्पण में अपने को चिरंतन रोज देखते आए हैं, फिर भी जैसे कभी ध्यान नहीं दिया कि आम व्यक्ति से कुछ अलग हटकर हैं। पद की गरिमा, अध्ययन मनन का तेज, सब कुछ मिलाकर एक आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। संदीपनी कभी कुछ नहीं कहती, शायद उसमें इतनी विश्लेषणात्मकता नहीं है। कपड़े सुखाओ, कपड़े उठाओ, गड्डी की गड्डी दराज में जमा कर रखो, बच्चों की यूनिफॉर्मों में इस्त्री करवाओ, वो ऐसे ही कामों में उलझी रहती है। क्यों संदू, तुमने मुझे पहली बार देखा था तो कैसा लगा? संदीपनी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। उसके हाथ थम गए और दराज खुली की खुली रह गई। बताओ ना, मैं आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे, संदीपनी ने कहा। जो बिंद गया सो मोती, उसने अकस्मात जोड़ा। मान लो तुम एक राजकन्या होती और तुम्हारे स्वयंवर में मैं आता, तो क्या तुम मुझे वरती? संदीपनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। दराज बंद की और बोली, इन बातों का क्या तुक? वरती ना, मुझी को वरती। चिरंतन का स्वर आक्रामक हो चला। नियत यही थी कि आपको ही वरती, उसने कहा और बाहर चली गई। वो रात को देर तक खटपट करती रही। सबको दूध गर्म भिजवाती है, चौका उठाती है, सारे दरवाजे 2-2 3-3 बार देखती है कि ठीक से बंद है या नहीं। फिर भी जब वो अपनी चारपाई पर लेटती है तो वो चर्र मर्र करती है और चिरंतन की आंख खुल जाती है। वो कभी प्रतिवाद नहीं करती, पर चिरंतन को मधुलिका की थरथराती उत्सुकता, शैली की पटुता याद आती है। फिर भी वो संदीपनी के अलावा किसी और को पत्नी रूप में कल्पना कर ही नहीं सकते। और वही संदीपनी पागल हो गई है, उस पर किसी प्रेतनी का साया है। संदीपनी पागलपन में सैली सैली चिल्लाती है। क्या ये सब संभव है? चिरंतन को विश्वास नहीं होता, पर वो असहाय हैं। संदीपनी बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटी। चिरंतन के आने से वो और विचलित हो जाती है। पूरी तरह ठीक ना होने तक वो ना ही आए तो अच्छा हो, ये संदेश उन तक पहुंच गया। चिरंतन को समय नहीं है, डिग पर जाना है, सब कुछ ठीक ठाक करना है, पर्चे, कागज, पुस्तक के प्रूफ। वो संदीपनी से बिना मिले ही डिग पर चले गए। उनका दफ्तर सेट हो गया, विद्यार्थी और सहायक जुट गए। सब कुछ होते हुए भी जब सुबह बिस्तर से उठकर पर्दा खोलते हैं तो बहुत अकेला लगता है। उन्हें मालूम नहीं किसके लिए किसकी अनुपस्थिति का अभाव उन्हें काट रहा है। कमरे में खटपट हो रही है। बहरा बीमार है, उसकी पत्नी बिस्तर लगा रही है, कंबल वगैरह ठीक करके पीछे हटती है और चिरंतन से टकरा जाती है। नहाई धोई है ना? चिरंतन अपनी आवाज़ को स्वयं झटके से सुनते हैं। एक बार सब चेहरे फिर गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। संदीपनी की तरह ही है वो, ठंडी, सब कुछ सहती, स्वीकार करती हुई। वो कुछ नहीं मांगती, पर चिरंतन कुछ नोट उसकी तरफ सरका देते हैं। फिर कब आने को होगा? नोट साड़ी के छोर में बांधती वो पूछती है। रोशनी उसके माथे की बिंदी पर झिलमिला रही है, उसकी नुकीली ठोड़ी पर गुदना है। चिरंतन दृष्टि हटा लेते हैं। कल, वो कहते हैं।
वो एक वहशीपन से काम में जुट जाते हैं। सारे सारे दिन रात देर तक उनके कमरे में बत्ती जलती रहती है। सुखमी अंधेरे में चुपचाप बैठी रहती है, बत्ती बुझने के इंतज़ार में। तेरा मर्द कुछ कहता नहीं? दारू पीकर रात भर धुत रहता है। तो तू अक्सर सर्किट हाउस में ऐसे ही आया करती है, हर एक के साथ? हर एक के साथ नहीं साहब, आप तो मेरे को अच्छे लगने लगे हो। मैं तो आपसे पैसा नहीं लेना चाहती, पर क्या करूं, घर में बच्चा है। संदीपनी के पागलपन के लक्षण सुनकर एक डॉक्टर मित्र सलाह देते हैं कि चिरंतन नसबंदी करा लें। संदीपनी को डर फिर गर्भवती होने का है और फिर उस बच्चे को खो देने का। चिरंतन पहले हिचकिचाते हैं, साइड से लौटकर पाते हैं कि संदीपनी लौट आई है। तार पर कतार के कतार बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं। वो काफ़ी दुबली पतली हो गई है, रंग भी झुलस गया है। बोलती तो पहले भी कम थी। कोई काम नहीं होता तो वो चुपचाप झूले पर बैठी रहती। कभी कभी चुपचाप रोती है संदीपनी। सिर उठाओ और देखो तो तुम पाओगी कि नीरव शब्दहीन आंसुओं की धारा उसके गालों पर बह रही है। कभी कभी काम बीच में अधूरा छोड़कर उठाती है। जब चिरंतन देर तक स्टडी में काम करते हैं तो वो उनका इंतज़ार करती है। उनके आने पर ही वो बत्ती बुझाती है और अलग अपनी मसहरी में घुसकर लेट जाती है। चिरंतन उसे छूते हुए, उसके पास जाते हुए डरते से हैं। उन्होंने नसबंदी करा ली है, वो ये चाहने पर भी उससे कह नहीं पाते। संदीपनी ने उन्हें छोड़ दिया है, अब वो उन्हें नहीं सहेगी। एक कमरे में पास के बिस्तर पर सोएगी, मगर अगर कभी हाथ भी बढ़ाते हैं तो वो सिमट सिकुड़ जाती है। उसके साथ साथ चिरंतन का जीवन जैसे एकदम बदल गया है। घर की शैया पर पत्नी होने का विचार ही उन्हें बहुत आश्वस्त सा रखता था। समय पर जैसे नियमित रूप से भोजन उनके सामने आ जाता है, उन्हें कोई फिक्र नहीं, न जिम्मेदारी, गेहूं कब आया, कब धुला सूखा, कब पिसा, बाजार में तरकारी मिल रही है या नहीं। इन सब जिम्मेदारियों से वो परे थे। समय पर बुलावा आता था और भोजन का थाल सामने आ जाता था। उनके आसपास जीनते बच्चों का शोरगुल चलता रहता। उसी प्रकार ज़रूरत महसूस होने पर हाथ बढ़ाकर संदीपनी को जगाना ही पर्याप्त होता था। अब वो हर समय एक खींच और झुंझलाहट से भरे रहते, जैसे संदीपनी का हर समय मौजूद रहना बाहरी गतिविधियों के लिए ज़रूरी था। उन्होंने अधिक से अधिक समय बाहर बिताना शुरू कर दिया। देर देर तक विभाग में बैठे रहते, पीएचडी छात्रों को परामर्श देते, लाइब्रेरी चले जाते या संग्रहालय में बैठे रहते। मधुलिका, मंजूलिका, अवंतिका के साथ अनमने, विरक्त, उखड़े उखड़े, केवल एक शारीरिक गति से बाध्य। परंतु कहाँ और क्या कुछ खो गया है, उसे चिन्हने का उन्हें समय नहीं था, या शायद जानना चाहते भी नहीं थे। इसी बीच जब उन्हें विदेश जाकर एक सत्र रहने का अवसर मिला तो उन्होंने बहुत उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। विश्वविद्यालय की गर्मी की छुट्टियां थीं, काम बंद था। संदीपनी बरामदे में झूले पर बैठी रहती थी। आगे पीछे बगिया में अपने आप पेड़ फलते रहते, फूलते रहते। एक एक पेड़ पर 40-40 कटहल, नींबू के लदालद भरे झाड़, अमराई में मोर और कोयल, पर सामने सिर्फ कुछ बेहया बोगनवेलिया और नागफनी की बाड़। चाहे खाद हो या नहीं, बोगनवेलिया 12 महीने फूलती रहती थी। ये सब पीछे छोड़ते हुए चिरंतन को कुछ भी नहीं लगा। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। उनके परिचित सहयोगी विद्यार्थी पूरे यूरोप और उत्तर अमेरिका में बिखरे थे। ढेर सारे निमंत्रण थे उनके पास, पर यह अप्रत्याशित अकस्मात पड़ा दिल का दौरा। कैसे एक निमिष मात्र में दुनिया बदल जाती है। तो चिरंतन ठाकुर, उन्होंने अपने आप से कहा, अब उन्होंने निश्चय किया कि अब वो एक सन्यासी की तरह रहेंगे। संयम नियम से सारे इंद्रिय सुख छोड़कर शेष जीवन पढ़ने लिखने में व्यतीत करेंगे। वो सब लेने आए थे। कंठ अवरुद्ध, आंखें गीली, कृतज्ञ कि चिरंतन सही सलामत लौट आए हैं। बेटों और बेटियों को हृदय से लगाते हुए चिरंतन के मन में भी एक ज्वार सा उठा। कितने छोटे छोटे हैं ये सब, अभी तो जैसे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। आसपास काफ़ी परिवर्तन सा लगा उन्हें। पूरे समय के लिए ड्राइवर रख लिया था, कभी रात बिरात जरूरत पड़ जाए। पिछवाड़े मिस्त्री और मजदूर लगे थे और आंगन को पक्का करके उधर नई रसोई बन रही थी। आगे जहाँ बंजर जमीन पड़ी रहती थी, माली खुदाई कर रहा था। चिरंतन को ऊपर 2 मंजिले पर नहीं जाने दिया गया। मंझले भैया ने चाबियाँ भेजकर नीचे ही अपने हिस्से के कमरे खुलवा दिए थे। रात को संदीपनी आकर पलंग पर बैठ गई। चिरंतन ने आंखें खोली। वो न रोने की चेष्टा कर रही थी। आप एकदम ठीक तो हैं ना? बिल्कुल। तुम क्या घबरा गई थी? बहुत। एक लंबा सन्नाटा।
चिरंतन ने एक लंबी आह भरी और कहा, जाओ जाकर सो जाओ, थक गई होगी। संदीपनी ने बत्ती बुझा दी और पास के पलंग पर लेट गई। न जाने क्यों पलंग बराबर बराबर नहीं पड़े थे। चिरंतन ने पूछा, चारपाइयाँ ऐसे क्यों डलवाई हैं? उधर खिड़की है ना, आपको हवा आएगी। कुछ चुप रहने के बाद संदीपनी ने कहा, सुनिए, अब बाल बच्चों की भी कुछ फिक्र करनी चाहिए। चिरंतन ने हुंकारी भरी, बड़े भैया ने कुछ जन्म पत्रियाँ भेजी हैं मुन्नन और लल्लन के लिए। अरे अभी से? अभी छोटे हैं। छोटे हैं? आपकी क्या उम्र थी, याद नहीं? पहले पढ़ाई तो ख़त्म कर लेने देती। मुन्नन बीकॉम हो जाएंगे इस साल, लल्लन भी साल डेढ़ साल में कमाने खाने लगेंगे। क्या हम बहुओं को खिला पिला नहीं सकते? चिरंतन चुप थे। जन्मपत्री मैंने मिलवा ली, बस लड़की देखकर गोद भराई करना बाकी है। जब तुमने सब कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? एक एक करके काम निपटते जाएं तो। संदीपनी डर रही है कि इनकी ज़िंदगी न जाने कब ख़त्म हो जाए। चिरंतन अपने दिल की धड़कन को सुनते हैं, अभी तो मज़े से सम गति से धक धक किए जा रहा है। एक के बाद एक घर में विवाहों का तांता लग गया। लल्लन, मुन्नन, चारुमित्रा, शाश्वत और यहाँ तक कि छुटकी की भी शादी हो गई। गोरी गोरी कम उम्र की बहुएं, छोटे छोटे दामाद, घर में काम का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हुआ। बेटों के लिए खाली पड़ी ज़मीन पर कमरे बने, नई तरह के गुसलखाने और अपनी अपनी बैठकें। संदीपनी ने भी 2 नए कमरे बनवा लिए और चलते चलाते हवेली की लंबी दाई बुझा के छोर पर चिरंतन ने अतिथि गृह बनवा लिया। 2 वातानुकूलित कमरे, उनसे सटी उनकी स्टडी, प्राइवेट संग्रहालय। इधर उधर भटकना, खुदाई, अन्वेषण, ये सब उन्होंने युवा सहयोगियों और पीएचडी वाले विद्यार्थियों को संभलवा दिए। कभी कभी डिग पर जाते तो फिर अपने को जवान और स्वस्थ महसूस करने लगते, पर फिर भी मुंह में एक बकटा बकटा स्वाद बना सा रहता। बसों में भर भर कर एक दिन के लिए आने वाली छात्राओं के चमकते उत्सुक चेहरों में चारुमित्रा की झलक दिखती। उनके साथ की अध्यापिकाएं आदर और सम्मान से चिरंतन को संबोधित करती। अब न जाने क्यों उन्हें कोई स्त्री इतनी रुचती ही नहीं कि जिसके लिए इतना सब प्रयत्न किया जाए। वो समझ नहीं पाते कि अब जब जीवन में सब इतना कुछ है, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, तब भी ये अनमनापन क्यों बस गया है। उन्होंने डिग पर जाना ही छोड़ दिया, बस विश्वविद्यालय जाते और अपनी वातानुकूलित स्टडी में बैठकर पढ़ते लिखते। जब कभी दृष्टि उठाते तो दूर तार पर पौत्रों पौत्रियों के छोटे छोटे कपड़े सूखते दिखाई देते। मन में एक कचोट सी उठती, अब इस जीवन में क्या इसी खालीपन के साथ रहना पड़ेगा? क्या अब कुछ नहीं बचा? चिरंतन मुख्य आलेख पढ़ने के बाद प्रश्नों और प्रहारों को झेलकर जब खाली होते हॉल से बाहर निकलने लगे तो किसी ने हल्के से उनकी बाँह छुई। वो देखते रह गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सैली। वो सैली ही थी, वही नीली आँखें, वही धूप में पकी गेहूं की बालियों के से रंग के से बाल। तुम कहाँ थीं अब तक? तुम कहाँ खो गई थीं? वो एक लंबी कहानी है। सैली ने बहुत आत्मीय भाव से उनकी बाँह पकड़ ली। वो सैली को एकटक देख रहे थे। उन्हें खुशी हुई कि वो मरी नहीं है और संदीपनी पर उसके प्रेत की बात केवल कपोल कल्पना थी। सैली पर भी समय ने छाप छोड़ी थी। उसका चेहरा हंसते समय भी चढ़ते यौवन का वो भूलापन भी नहीं छू पा रहा था। वो दोनों कॉन्फ्रेंस के रेल पेल से घिरे हुए थे। सारी पैनल्स अभी 5:30 बजे ही छूटी थीं और लॉबी खचाखच भर उठी थी। हम कहीं बैठ नहीं सकते? सैली ने कहा। बार में, मुझे प्यास लग रही है। बार में अभी इतनी भीड़ नहीं थी। एक दुबली पतली स्त्री पियानो पर बैठी कोई धुन बजा रही थी। वेटर आकर भुने काजू और पिस्तों की एक कटोरी उनके सामने रखकर ऑर्डर की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। ब्रांडी मैनहट्टन, सैली ने कहा। न्यूयॉर्क में हमें मैनहट्टन ही पीना चाहिए ना? वो चिरंतन को देखकर मुस्कुराने लगी। 2 ब्रांडी मैनहट्टन, चिरंतन ने कहा। मालूम नहीं कितने के होंगे। वाल्डॉर्फ एस्टोरिया के बारे में उन्होंने मन ही मन सोचा। कितना सुखद चमत्कार सा है कि इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। सैली ने एक घूंट लेकर कहा। वो टूथपिक में लगी चेरी और नारंगी की फाँक से अपने ड्रिंक हिलाने लगी। तुम तो एकदम खो ही गई, अपना सामान उठाने भी नहीं आई। हाँ, वो बक्सा, वो वहीं रह गया। सैली एकटक चिरंतन को देख रही थी। तुम्हारी लैंडलेडी ने फिर मेरे पास ही भिजवा दिया, तो वो भी तुम्हारे संग्रहालय का एक भाग बन गया होगा। हाँ, अब वो प्रदर्शन पर है, इस इबारत के साथ,
एक पगली लड़की का बक्सा जिसे जैसलमेर ने ले लिया। वो हंसने लगी। तुम बदले नहीं, बिल्कुल वैसे ही हो, कोमल कोमल और फनी। चिरंतन ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। उनकी दृष्टि एक दूसरे से बंध कर रह गई। सैली ने अपनी आंखें अपने खाली गिलास पर झुकाकर कहा, आज नहीं चीरू, आज दिन ठीक नहीं है। चिरंतन का हाथ झटका खाकर नीचे गिर गया। वो इतने खुलेपन के आदी नहीं रहे थे। तुम कितने दिन हो यहाँ? सैली पूछ रही थी। रविवार तक रहोगे ना? 3 दिन तो कॉन्फ्रेंस ही है, चिरंतन ने कहा। सोमवार की सुबह मैं वॉशिंगटन जा रहा हूँ। वहाँ स्मिथसोनियन में एक प्रदर्शनी हो रही है। आज के अखबार में तुम्हारे भाषण का नोटिस था, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि दैवी चमत्कार। बार में भीड़ बढ़ने लगी। तुम यहीं रहती हो, न्यूयॉर्क में? नहीं, मैं आई थी। वास्तव में मैं 1 सप्ताह के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने वाली थी। तुम्हारी यायावर आदतें बदली नहीं, चिरंतन ने लाड़ से कहा। मैं वहाँ एक क्लिनिक में जा रही थी, उसने धीरे से कहा, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम कुछ बीमार हो? चिंतन ने परेशान होकर पूछा। वो उसके चेहरे पर असाध्य बीमारी के लक्षण ढूंढने लगे, मगर वो वैसी की वैसी ही लगी। मैं बिल्कुल फिट हूँ, एक घोड़ी की तरह मजबूत और हिम्मतदार। तुम ऐसा ही कहा करते थे ना, याद है? तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। बताऊंगी, अभी तो शुक्रवार की शाम ही है। तुम क्या करना चाहोगे? बाय द वे, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पैसा है। तुम्हें याद है ना, मेरे पिता के उत्तर में जंगल थे, उनसे मुझे काफ़ी पैसा मिला है। तुम मना मत करना चीरू। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बहुत पुरानी मुराद पूरी हो रही है। उन्होंने सैली को सहारा देकर उठाया। शायद वो उनके भाषण से पहले ही पी रही होगी, नहीं तो 2 ड्रिंक में वो आउट होने वाली नहीं थी। सैली ने उन्हें चाबी पकड़ा दी। उस पर कमरे का नंबर लिखा था। वो तेज़ लिफ्ट से 24वीं मंजिल पर पहुँचे। कमरे में पहुँचते ही सैली बिस्तर पर गिर गई, सैंडल पहने ही पहने। उसकी आंखें मूंदी थी, पर वो होठों में कुछ कुछ बुदबुदा रही थी, कुछ अस्पष्ट शब्द। कमरा साफ सुथरा और सजा हुआ था। कुर्सी के पीछे लापरवाही से एक फर कोट टंगा था। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं छुआ गया था। सैली, 8 बज रहे हैं, मुझे भोज में जाना ही होगा। सैली ने आंखें खोली। ओके, जाओ, कल मिलेंगे, आज का दिन ठीक नहीं है। चिरंतन ने अपने को आह्लादित पाया। कैसा संयोग था कि सैली ने अखबार में उनके भाषण के बारे में पढ़ लिया, नहीं तो वो मन ही मन समझने लगे थे कि सैली सचमुच मर गई है और संदीपनी को वास्तव में प्रेत बाधा थी। सैली अभी भी वैसी ही सुंदर है, छरहरी, पारदर्शी, नीली आंखों वाली। पहले पीते नहीं देखा था, मगर अब समय भी तो कितना बीत गया। हाँ, जैसे पूरा जीवन ही बीत गया। बस अंजलि में कुछ वर्ष ही बचे हैं। सब कुछ उपलब्ध हो गया जो भी चाहा था, और सबके शिखर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, पुरातत्व की कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण। अगले दिन वो सिर्फ सुबह के सेशन में गए। जाना ही था, क्योंकि वो अध्यक्षता जो कर रहे थे, मगर उसमें किसने क्या पढ़ा, क्या कहा, क्या नई शोध की, इसकी उन्हें कुछ याद नहीं। वो एक एक मिनट गुजारने का बेताबी से इंतज़ार करते रहे। सैली से लंच के बाद मिलने की बात थी। लिफ्ट से ऊपर जाते ही चिरंतन को लगा कि जैसे उनके जीवन में इसी क्षण की कमी थी। जैसे हड़प्पा से मिस्र और यूनान, तस्मानिया से कुस्तुनतुनिया सभ्यताओं के अवशेषों के बीच भटकते हुए उन्हें सिर्फ सैली की तलाश थी। वो हर चेहरे में सैली को ढूंढते रहे थे। सैली ने जब मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और चिरंतन ने उसे छाती से सटा लिया तो लगा, हाँ, संपूर्णता यही है। वो सैली के बाल सहलाने लगे। वो अलग हो गई और अपना कोट उठाते हुए पूछा, कहाँ चलना चाहोगे? क्या हम यहीं नहीं रुक सकते? तुम्हें मालूम है कि मुझे न्यूयॉर्क घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने गाड़ी मंगा रखी है, सैली ने कहा। चलो कुछ घंटे के लिए सही, फिर आज की सारी रात और कल का पूरा दिन हम साथ ही बिताएंगे। उसके बाद? चिरंतन ने अपने आप से जैसे पूछा। गाड़ी की पिछली सीट पर सैली उनसे चिपट कर बैठ गई। चिरंतन की बाह ने उसकी कमर को घेर लिया। सब कुछ कितना सही, कितना सटीक लग रहा था। इतने वर्षों बाद भी जैसे रसायन वैसा का वैसा ही बना है। उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए चिरंतन के मुंह से अनायास निकल पड़ा, ओ सैली, सैली, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। सैली की आंखें पिघलती हुई नीली झील की तरह थीं। उसने तर्जनी चिरंतन के होंठों पर रख दी। चलो वापस चलें। पर वो कमरे में नहीं गए। उसी अंधेरे में बार में जाकर बैठ गए और सैली ने 2 मैनहट्टन ऑर्डर कर दी। तुम इतने साल क्या करते रहे?
ड्रिंक आने पर उसने पूछा। कुछ विशेष नहीं, चिरंतन ने कहा। बच्चों के विवाह, संदीपनी की सनक, पुस्तकें, खुदाइयाँ, निर्णय, सम्मान। कुछ विशेष नहीं, चिंतन ने दोहराया। और तुम? सैली मुस्कुराने लगी। उसने पुरानी आदत के अनुसार अपने बालों में उंगलियां फेरीं। बहुत कुछ घटा मेरे साथ। जैसे कि? जैसलमेर से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान, वहाँ घूमती रही, वहाँ से चीन, तिब्बत, फिर रूस होती हुई लौटी। यूरोप में रही, अच्छा लगा। पेरिस में फ्लैट लेकर 1.5 साल रही। फिर मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैं लौट आई। बड़ी हो गई हो, चिरंतन ने कहा। हाँ, तुम मुझे पागल लड़की कहा करते थे ना। मालूम है, अभी भी हूँ थोड़ी थोड़ी। तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर वही सैलाब लौट आया है। गरासिया चरवाहे, अरावली की पहाड़ियाँ, बरसात में मोर। मगर तुम तो अब भी वैसे ही हो, शांत, गंभीर, केंद्रित। शायद नहीं, चिरंतन ने कहा। उन्हें लगा कि सैली को बस 2 शब्द कहने भर हैं और वो ढह जाएंगे, पार कर जाएंगे सारी दूरियां। वो सब पीछे छोड़ देंगे और सागर के इस छोर पर उसके साथ सारी जिंदगी काट देंगे। तुम बस एक बार कहो तो सैली, कहकर तो देखो। पर वो मुहूर्त निकल गया। मैंने विवाह किया था, सैली ने कहा, अपने पिता के पार्टनर के बेटे से। मैं उसे बचपन से जानती थी, साथ साथ खेले थे। 7 साल के बाद हम अलग हो गए। चिरंतन चुपचाप पीते रहे। मालूम मेरी उम्र क्या हो गई है? 37 साल, और पैसे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम अभी भी युवा हो सैली, सब कुछ है तुम्हारे पास। आकर्षक हो, इंटेलिजेंट हो, चिरंतन ने कहा। तुम सच्ची सच्ची कह रहे हो ना? सच्ची सच्ची? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? ये तो तुम ठीक कह रहे हो। तुमने कभी मुझे धोखे में नहीं रखा, कभी झूठ बूठ में भी नहीं कहा कि तुमने मुझे प्यार किया है। बस सोते रहे मेरे साथ, रातों के बाद रातों को। सैली ने दूसरे ड्रिंक का ऑर्डर कर दिया। वो सब बदल गया है सैली। पियानो पर एक उदास सी धुन बज रही थी और बार में थोड़ा थोड़ा बातचीत का शोर गूंजने लगा था। तुम्हें मालूम नहीं चीरू कि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कि झूठे हैं, धोखेबाज हैं, पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मगर तुम सबसे अलग हो, सबसे विलक्षण। तुम में आन है, एक गरिमा है, एक कोमलता है। मेरा मन कितने सालों तुम्हारे लिए रोता रहा। पर अब तो हम साथ हैं सैली, चिरंतन ने हल्के से कहा। पर कब तक? सैली की आवाज़ बहुत अस्पष्ट थी, जैसे वो अपने आप से बात कर रही हो। जब तक तुम चाहो। चिरंतन को आश्चर्य हुआ कि कितनी सहजता से वो कह गए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे मेधावी, आकर्षक और इज्जतदार पुरुष की। मैं यहाँ हूँ सैली। चिरंतन ने उसका हाथ अपनी हथेली से ढक लिया। उन्हें सहसा ये दृश्य बड़ा कृत्रिम, बड़ा नाटकीय सा लगने लगा। साथ में ये एहसास भी था कि बाद में कोई परिचित ना मिल जाए। चलो कमरे में चलें। चिरंतन ने सैली को सहारा देकर उठाया, फर कोट उसके कंधों पर सहेजा और पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए। कमरे में शाम का आलोक था। मैनहट्टन की असंख्य बत्तियों का प्रकाश झिरझिरी से छनता हुआ आ रहा था। सैली पलंग पर बैठ गई। मैं एकदम सोबर हूँ। मैंने कब कहा कि तुम नशे में हो? तुम रूम सर्विस से कहकर कुछ खाने को मंगा लो, तब तक मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। शैम्पेन मिनी बार में होगी। बाहर आने में सैली को बहुत देर लगी। चिरंतन एक अधीर उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते रहे। जब वो बाहर आई तब तक मेज पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम रखी थी। वो केवल होटल की बाथरोब पहने थी। एकदम सफ़ेद, मुलायम, रोएदार उसके बाल नहाने के बाद एकदम घुंघराले हुए आए थे। उनमें अभी भी हल्की सी नमी थी। लाओ, मैं शैम्पेन खोल देती हूँ, सैली ने कहा। क्या तुम समझती हो कि मुझे बोतल खोलना नहीं आता? चिरंतन ने पूछा। वो हंसने लगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी ताकत बात के लिए बचा के रखो। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो दोनों साथ साथ हंसने लगे। उसने स्ट्रॉबेरी को क्रीम में लपेटा और फिर चिरंतन के होंठों की तरफ बढ़ा दी। मक्खन मलाई उन्हें एकदम मना है, ये कहने का ये समय नहीं था। चिरंतन ने वो सैली के हाथ से लेकर सैली को ही खिला दी। उसे ये अच्छा लगा है, ये स्पष्ट था। तो चीरू, बात शुरू करने का ये सैली का पुराना तरीका था। स्थिति ये है कि मेरी उम्र हो गई है 37 साल और मेरे पास कुछ भी नहीं है, न जवानी, न पति, न बाल बच्चे। है केवल पैसा और पैसा। उसने एक नई स्ट्रॉबेरी को मलाई में लपेटा और चिरंतन की प्रश्नात्मक मुद्रा के उत्तर में कहा, हाँ, कोई बच्चा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि स्टुअर्ट में ही कमी थी। उसके वीर्य में शुक्राणु बहुत कम थे।
चिरंतन की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें। इस रूमानी और अंतरंग क्षण में स्टुअर्ट के शुक्राणुओं का जिक्र उन्हें असंगत सा लगा, पर वो चुपचाप शैंपेन के घूंट पीते रहे। सैली उनके पास सरक आई और जैसे अनजान हो ऐसे उनकी कमीज के बटन खोलने लगी। फिर भी हमने बहुत प्रयत्न किए। उसने चिरंतन की कमीज शरीर से अलग कर दी, और जब कोई इलाज, कोई डॉक्टर सफल नहीं हुआ तो हम अलग हो गए। मैं 7 साल से बच्चे के लिए कलप रही हूँ। 7 साल से मैंने हज़ारों डॉलर दवा इलाज में खर्च कर दिए। कितनी बार अस्पताल गई, ऑपरेशन हुए, मगर तुम वो नहीं सुनना चाहोगे। बेचारी सैली, चिरंतन ने प्यार और सहानुभूति से भरकर कहा और उसे पास खींचकर चूमने लगे। सैली ने हल्के से अपने को अलग कर लिया। तुम्हें मानो गुमान भी नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने एक बच्चे की खातिर, अपने पेट के बच्चे की खातिर क्या क्या झेला है। स्टुअर्ट कहता था कि हम बच्चा गोद ले लें, मगर मैं अपना बच्चा चाहती हूँ। उस पूरी प्रक्रिया को हर क्षण महसूस करना चाहती हूँ। शायद ये मेरा स्वार्थ है, मेरी आत्म केंद्रितता है, पर चलो है। उसने असहाय मुद्रा में हथेलियाँ एक याचक की तरह फैला दी। चिरंतन थोड़ी सी आश्वस्ति अनुभव करने लगे थे। उन्होंने गिलास उठा लिया और एक घूंट पी। छोटे छोटे बुलबुले गिलास के किनारों पर झाग की तरह चिपके हुए थे। गिलास को गोल गोल हिलाते हुए उन्होंने एक घूंट और ली। अब मैं स्विट्ज़रलैंड के एक क्लिनिक में जाने लगी हूँ, सैली ने कहा। कमरे में उसने बत्ती नहीं जलाई थी, मगर अंदर अंधेरा नहीं था। शाम के गहरेपन में बाहर की बत्तियाँ और तेज़ लग रही थीं। वहाँ पहले 2 प्रयास सफल नहीं हुए। अब उन लोगों ने तीसरा वीर्यदाता ढूंढा है। लंबा और मेधावी क्लिनिक का ही कोई डॉक्टर है। यद्यपि वो नाम मुझे नहीं बताएंगे, मगर अब मुझे उससे करना ही क्या है। गाय भैंसों की तरह लगता है मुझको। केवल एक प्रक्रिया, एक ठंडी क्लिनिकल प्रक्रिया। सैली चिरंतन के पास सरक आई और उसने अपना चेहरा पूर्ण समर्पण में चिरंतन की छाती में सटा दिया। उसकी दोनों बाहों ने चिरंतन को घेर लिया। मुझे न जाने क्यों पूरा विश्वास है कि आज रात हम सफल होंगे। कितना गर्व होगा मुझे बच्चा पाकर। मुझे तुमसे प्यार भी रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चीरू, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं उसे हर साल भारत लाया करूँगी। सैली, सैली, सैली रुको, इतना तेज मत जाओ। चिरंतन ने उसके बाल सहलाए। मैं नसबंदी करा चुका हूँ, उन्होंने हल्के से जोड़ा। सैली झटका खाकर उनसे अलग हो गई। वो निर्वाक उन्हें देखती रह गई, अनझिप। कह दो कि तुम मुझसे हंसी कर रहे हो। कह दो कि तुम ये इसलिए कह रहे हो कि तुम मुझसे बच्चा नहीं चाहते, क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है सैली, मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ और तुम्हारा बच्चा मेरे लिए बहुत प्रेशस होगा। कुछ रुक कर उन्होंने कहा, नसबंदी रिवर्स भी तो हो सकती है। मेरे पास इतना समय नहीं है। सैली ने बाहों से अपने घुटने घेर लिए, अपने में अपने को समावेश करते हुए। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। चिरंतन चुपचाप उसे देखते रहे। वो सैली के आंसू कभी नहीं सह पाए। वो समझ नहीं पाए कि क्या करें। सहसा सैली ने सिर उठा के उन्हें सीधे सीधे ताका और कहा, तुम अब जा सकते हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और उनकी कमीज़ गोल गोल करके चिरंतन पर फेंक दी। फिर उसने अपने आंसू अपने आप पोंछे और निश्चय भरी मुद्रा से कहा, अगर मैं आज रात की फ़्लाइट पकड़ूं तो कल सुबह ज्यूरिख पहुंच सकती हूं। कल का दिन ही नियत हुआ था। चिरंतन ने अपनी कमीज़ के बटन बंद करते हुए सैली को देखा। फिर उन्होंने कहा, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे सैली। वो आगे कुछ और न कह सके। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। होटल के सामने खड़े टैक्सी के इंतज़ार में चिरंतन को अचानक लगा कि जैसे सारे न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट हो गया है। उस घुप अंधेरे में जब टैक्सी आएगी तो उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी, पुनरावृत्ति। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।